हेलो एवरीवन। आरआरसी ग्रुप डी 2021 की परीक्षाएं बस अब शुरू ही होने वाली है। उससे पहले हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए साइंस के वो सबसे लाजवाब सवाल, वो बेहतरीन सवाल जो लगातार आरआरबी ग्रुप डी में, आरआरबी एनटीपीसी में, आरआरबी जेई में, आरआरबी एएलपी में हर तरीके से पूछे गए हैं। मतलब सबसे अधिक पूछे गए विज्ञान के वे प्रश्न जिनको अगर आप पढ़ लेते हो तो एग्जामिनेशन में आपके कुछ मार्क्स बढ़ जाने बिल्कुल तय हैं। पिछले दिन हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फिजिक्स से किए थे जो सबसे अधिक बार पूछे गए थे, और आज भी हम इलेक्ट्रिसिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रॉब्लम के साथ आए हैं जो न्यूमेरिकल भी है, जो थ्योरी बेस्ड भी है, जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। मित्रों, आप सभी से एक निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और हाँ, अभी जो आप मॉक हमारे साथ लगाने वाले हैं इसमें आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं ये हमें ज़रूर हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं, क्योंकि वहां से मिलती है हमें एक प्रेरणा, जो प्रेरणा देगा आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों को बार बार देखने का मौका। चलिए शुरू करते हैं अपने सीरीज को, अपने मॉक टेस्ट को। उससे पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जो फॉर्मूले आपको बिल्कुल ही जानने चाहिए। क्या है वो फॉर्मूले? सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ओम्स ने एक नियम दिया था। ओम का एक नियम है जो नियम बताता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब सीधी सी बात है कि यदि कोई चीज़ समानुपाती होता है, यदि कोई चीज़ प्रोपोर्शनल होता है, तो जब प्रोपोर्शनल हटता है तो उसके जगह पर आता है एक कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म आता है वो आता है R, और R क्या है? रेसिस्टेंस है। तो इसी को जब आप आगे बढ़ाते हो तो आपको पता चलता है कि V जो होता है वो IR के बराबर होता है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि V इज इक्वल टू IR के बराबर होता है। बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूले के ऊपर। अपना अगला फॉर्मूला है कि यदि आपको रेसिस्टेंस निकालना होगा तो आप रेसिस्टेंस कैसे निकालोगे? रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बेसिकली होता है R इज इक्वल टू रो एल ए। अब ये R क्या होता है, रो क्या होता है और L क्या होता है, इन चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। R का मतलब होता है रेसिस्टेंस, रो जो होता है बेसिकली वो अभी आप आगे जब न्यूमेरिकल करोगे तो वहाँ से आपको इसको ये समझ में आएगा। L जो है वो लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर भी हो सकता है, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक पासिंग कैपेबिलिटी भी हो सकती है, और A जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जिसपे अभी हम लोग तुरंत न्यूमेरिकल के माध्यम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। अपना तीसरा जो फार्मूला है जो कि बहुत बार रेलवे के काम का हो चुका है, वो फार्मूला यह है कि H जो है वो I स्क्वायर RT के बराबर होता है। मतलब जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो I स्क्वायर RT के बराबर होता है। अब ये I स्क्वायर क्या होता है, R क्या होता है, T क्या होता है? तो ध्यान रखना है कि H जो है वो हीटिंग इफेक्ट है, R जो है वो रेसिस्टेंस होता है, I जो है वो करंट होता है, और T जो होता है टाइम होता है। इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, रेलवे ने जो बार बार पूछा है वो यह चीज़ है कि H जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के, हिट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टाइम के, और हिट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आर के। मित्रों, हम लोग पूरे तरीके से फार्मूला भी कर रहे हैं, थ्योरी भी कर रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे जो बार बार रेलवे ने पूछा है। बस ज़रूरत है एक चीज़ की, और वो ज़रूरत है आपके साथ की। आप बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक, और हम आपको एक ऐसा आसान रास्ता बताएंगे जिससे आपके एक भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं छूटने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे YouTube के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक जानकारी के लिए YouTube में दिए गए डिस्क्रिप्शन से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं एग्जाम से रिलेटेड कई प्रकार के मटेरियल्स जो बहुत ही काम के होते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आप भी साथ साथ बनाइए, और जो भी मार्क्स आपको आ रहा है हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। पहला प्रश्न है कि यदि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम का आवेश ले जाना है, मतलब यहाँ पे चार्ज दे चुका है, कितना कूलम का चार्ज है? तो 3 कूलम का चार्ज है। ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा, मतलब वर्क भी दे दिया है, कितना कार्य हुआ है? तो 72 जूल का कार्य हुआ है। तो इन दोनों के बीच का विभवांतर क्या होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, भी क्या होगा? तो ध्यान रखना है कि विभवांतर निकालने का तरीका होता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है W/Q, जहाँ पे W क्या होता है? W होता है किया हुआ कार्य, Q क्या होता है? तो Q होता है लगाया गया आवेश, लगाया गया चार्ज। तो निश्चित रूप से हमारे पास तो W भी दिया गया है,
हमारे पास तो Q भी दिया गया है। तो जब हम इन दोनों को लिखकर काटते हैं तो अपना आंसर आता है 24। और ध्यान रखना है कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर निकालते हैं तो वो वोल्ट में निकलता है। तो इसका सही जवाब होगा 24 वोल्ट, मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट वन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है कि इफ करेंट इज 10 एम्पियर, यदि करेंट जो है वो 10 एम्पियर का दिया हुआ है एंड रेसिस्टेंस इज ऑफ 50 ओम, अगर रेसिस्टेंस 50 ओम का दिया हुआ है, देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। तो बताइए कि विभवांतर क्या होगा। तो आपको मैंने बताया है तुरंत अभी कि V इज इक्वल टू आई आर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियमा के अनुसार। तो जब आपको पहले से पता है कि I जो है वो 10 है, R जो है कि वो 50 है, जब ओवरऑल गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 500, और विभवांतर जो होता है वो हमेशा वोल्ट में होता है। तो सही जवाब है 500 वोल्ट एंड 500 वोल्ट इज आवर ऑप्शन डी। वो हमारा डी नंबर का ऑप्शन है जो बिल्कुल ही सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न जो है वो यह है कि इनमें से कौन विभवांतर के समानुपाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस के समानुपाती कौन होता है। तो ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया है अभी कुछ देर पहले कि ओम का नियम कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी I। तो सीधे तौर पे I क्या होता है, तो I जो है वो करेंट होता है, और इसलिए यहां पर जो कहा गया है कि इनमें से कौन विभवांतर के समानुपाती है, D करेंट इज द राइट वन। ओके गाइस, लेट मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना अगला प्रश्न है कि इफ इन अ 5 ओम रेसिस्टेंस, मतलब कि R दिया हुआ है, R दिया हुआ है कि 5 ओम है, सर्किट इज फ्लोइंग ऑफ करंट विल इंक्रीज देन वोल्टेज विल बी। यदि वहां पर क्या हो जाता है, करंट का जो सोर्स है वो बढ़ जाता है तो वोल्टेज क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न है कि यदि 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में धारा में वृद्धि होती है, मतलब I जो है वो भी इंक्रीज करता है, तो निश्चित रूप से मैंने आपको बताया है कि V इज इक्वल टू आई आर। देखो R तो पहले ही, R तो दिया हुआ है, R कितना है, R तो पहले से कांस्टेंट है, 5 का 5 ही है, लेकिन अब बोल रहा है कि I बढ़ता है, तो निश्चित रूप से ये 5 है, और अगर I बढ़ेगा तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से जो अपना विभवांतर है वो भी बढ़ेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। सवाल यह था कि यदि 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज का क्या होगा। तो ध्यान रखना है वोल्टेज भी बढ़ेगा, और यह निश्चित रूप से बढ़ेगा। मित्रों, अभी आरआरबी ग्रुप डी के लिए कई प्रकार के अनअकैडमी ने भी कोर्सेज लाए हैं। इन अनअकैडमी के कोर्सेज में बेसिकली आपको मिलता है मॉक टेस्ट, और इन मॉक टेस्ट से आपको फ़ायदा ये होता है कि आपकी तैयारी होती है बहुत ही मजबूत। तो आप अभी ही इस अनअकैडमी के ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना होगा हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आपको मिल जाता है इसे डाउनलोड करने का लिंक। और जब आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं तो इसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको करना यह होगा कि आपको हमारा कोड AS2020, मैं लिख दे रहा हूं, AS2020 अप्लाई करना होगा। और जब आप इस कोड को अप्लाई करते हो तो आपको मिलता है अनअकैडमी के कोर्सेज पे 10% तक की छूट, जो कि आपको करेगा आपके एजुकेशन में आगे बढ़ने का मौका देगा, और ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आज ही अनअकैडमी से जुड़े। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ऊपर। अपना अगला प्रश्न है कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर दुगना कर दिया जाता है। देखो अब क्या बोल रहा है कि यदि जो पहले जो भी था अब उसको दोगुना कर दिया जाए, भी का वैल्यू डबल कर दिया जाए, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एकदम बेसिक है, मैंने आपको ओम का नियम अभी तुरंत बताया है। ओम का नियम क्या बोलता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी I। तो अगर विभवांतर 2 गुना हो गया तो I भी कितना गुना हो जाएगा, निश्चित रूप से I कितना गुना हो जाएगा, तो I भी जो है कि नहीं वो 2 गुना हो जाएगा। तो आपका सही आंसर है बिकम्स डबल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है कि यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगना हो जाता है, मतलब इस बार कह रहा है कि रेसिस्टेंस यदि 2 गुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, तो जो I है वो आधा हो जाता है। तो यह बताओ कि यह किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से आपको पता है कि I जो होता है वो बराबर होता है V/R के। यदि I जो है वो आधा हो जाए, मतलब I अगर 1/2 हो जाए तो V जो है वो कितना हो जाता है, 2/R के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये जो पूरा का पूरा फार्मूला है, बेसिकली अगर इसको ऐसे देखा जाए, इसको अलग तरीके से मैं बताता हूँ बेसिकली इसको आप कैसे करो। साफ तौर पे कह रहा है कि यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगना हो जाता है, तो अगर कंडक्टर का प्रतिरोध दुगना हो जाए
आई अगर आधा हो जाए तो आपको पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ पर आपको पता ये चलने वाला है कि आर आई तो दिया हुआ है आपका 1/2, आर दिया हुआ है तो दोनों कट के फिर से क्या हो जाना है, एक हो जाना है। मतलब इसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा V इज इक्वल टू आई आर। और इसमें अगर आप चेक करो कि कौन से फॉर्मूले को मैच कर रहा है तो ये मैच कर रहा है आई इज इक्वल टू V बाई आर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है कि विभवांतर और विद्युत, अपना अगला प्रश्न है कि विभवांतर और विद्युत धारा के बीच की संबंध की खोज किसने की थी। द पर्सन इज ओम। मैंने कई बार बताया है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इट इज ओम्स लॉ। और इन्होंने ही खोज की थी विभवांतर और विद्युत धारा के बीच के प्रतिरोध की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है कि यदि क्वाइल का प्रतिरोध 750 ओम है, मतलब एक क्वाइल है जिसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है 750 ओम और वहां पर आपको वोल्टेज डिफरेंस भी दिया हुआ है, विभवांतर भी दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो कह रहा है धारा कितनी प्रवाहित होगी, आई कितना होगा। तो याद रखना है आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है V बाई आर। भी दिया हुआ है 220 वोल्ट, आर बराबर 750। जब दोनों कटा तो आंसर आया 0.29, मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट वन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी टीम ने लाया है आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र, जिसमें आपको मिलता है रेलवे एनटीपीसी से जुड़े हुए सारे बुकों का एक संग्रह। आप तुरंत इस लिंक पे क्लिक करके हमारे डिस्क्रिप्शन के माध्यम से भी आप किताब खरीद सकते हो। ये आपको देता है एक वैसा प्लेटफॉर्म जहां पर मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं इसी पुस्तक से, क्योंकि ये पुस्तक एक ऐसा पुस्तक रहा है पिछले 2 साल से जहां पे भयानक स्तर पे प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब रेलवे के मैक्सिमम प्रश्न जो होते हैं वो यहीं से आते हैं। यदि आपको कुछ भी इस पुस्तक से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। और वहां से अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाते हैं, हमने अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहां से आपको मिलेगा इस पुस्तक से जुड़े हुए सारे वो प्रूफ जो अभी भी रेलवे एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है कि पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। व्हाट आर द काउजेज विच इफेक्ट ऑन मैटर्स रेजिस्टेंस। तो मैंने आपको कुछ देर पहले थ्योरी शुरू करने से बताया था कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया बाई एल। मैंने ये आपको बताया था। तो निश्चित रूप से पदार्थ को प्रभावित करने वाले चीज़ें क्या क्या है, तो अगर आप देखो तो ये है तापमान भी, ये है नेचर ऑफ मैटर भी, ये है लेंथ ऑफ कंडक्टर भी, और ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया भी, जो कि ये फार्मूला भी बता रहा है। और ये प्रश्न मत पूछिए कितने बार पूछे गए हैं, ये कम से कम भी रेलवे ने अभी तक तो 10 से अधिक बार पूछ लिए हैं। मतलब ये बन जाता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑल, क्योंकि वहां पर दिया गया था और भी ऑप्शन जो मैंने यहाँ पर दिया है आपको नहीं। पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले ये सभी के सभी कारक हैं और ये है रेलवे का सबसे पसंदीदा प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 20 ओम के दो प्रतिरोधक को समानांतर क्रम में एक दूसरे से जोड़ा जाता है। तो चलिए जोड़ते हैं। दो प्रतिरोधक है, समानांतर क्रम में जोड़ना है, तो एक इधर लिया एक इधर लिया, 20 है तो 20 ले लिया। समानांतर का मतलब होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। मतलब हो जाएगा क्या, 1/20 प्लस 1/20, और ये मिलजुल कर हो जाना है इसका 2/20, मतलब कट कर आना है 10। तो जब यहाँ पे R 10 निकल गया, अब कह रहा है कि फिर इसी समायोजन को 10 ओम के श्रेणी क्रम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। बेसिकली श्रेणी क्रम मिस है, आप इसको यहाँ पे डाल लेना है। फिर इस समायोजन को 10 ओम के श्रेणी क्रम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। तो पहले तो एक R निकल गया है 10, और श्रेणी क्रम में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब 10 प्लस 10 जब आप जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 20 ओम, और आपका सही जवाब क्या है, 20 ओम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, और मैंने आपको यह भी बताया था कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। देखो एकदम बड़ा आसान है, मैंने ये भी बताया था कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी R। यहाँ पे बोल रहा है कि इफ रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर बिकम हाफ, यदि रेसिस्टेंस आधा हो जाए, तो चलो रेसिस्टेंस को आधा कर लेते हैं। तो रेसिस्टेंस किसके सीधा समानुपाती होता है, तो ये प्रभावी होता है ऊष्मीय प्रभाव का, हीटिंग इफेक्ट का। तो ये भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा।
तो इसका सही जवाब हो जाता है हाफ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है कि जब कोई प्रतिरोध डैश में जोड़ी जाती है तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। ध्यान रखना है कि कभी भी अगर किसी रेसिस्टेंस को पैरेलल ग्रुपिंग में जोड़ा जाता है ना, तो ही वो न्यूनतम प्रतिरोध देता है। पैरेलल ग्रुपिंग है इसका सही जवाब। मैं आपको इसको इस तरीके से बता देता हूं, बेसिकली समझने के लिए आप समझ सकते हो। अगर ये 10 है, ये 10 है, तो अगर आप इसे श्रेणी क्रम में जोड़ रहे होते तो 10 + 10 देखो आप 20 हो जा रहा है, ये तो मैक्सिमम हो जा रहा है। वही जब आप इससे पैरेलल जोड़ रहे हो तो 1/10 1/10, तो ये हो जाएगा 2/10, मतलब हो जाएगा 5 काट कूट के। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको मिनिमम बन रहा है, तो जब भी पैरेलल में होगा तो ही उसका प्रतिरोध जो है वो न्यूनतम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप जिसका प्रतिरोध 40 ओम है और 8 ओम के सुचालक को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ता है, प्रतिरोध का कुल परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है। तो देखो बड़ा आसान प्रश्न है कि इसको ऐसे जोड़ देना है, बेसिकली इसमें कुछ करना था नहीं। इसमें एक चीज फंसाने के लिए दिया ये 12 वोल्ट, क्योंकि पूछ रहा है केवल हमसे क्या कि इसका प्रतिरोध कितना ओम है। तो हमको तो पता है कि प्रतिरोध जोड़ने का फॉर्मूला होता है R = R1 + R2, मतलब ये आप जोड़ दो 4 + 8, तो ये कितना हो जाएगा 48। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन इज द राइट वन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में कौन से पदार्थ का उच्चतम प्रतिरोधक है। इनमें से किस पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस सबसे अधिक होता है। मतलब यहां से बिजली पास करवाना सबसे खराब काम होगा ही नहीं पास, आप ऐसा समझ लो, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा एबोनाइट। एबोनाइट जो है इससे बिजली पास आप नहीं करवा सकते हो। ये बिजली का सबसे बड़ा कुचालक है। अगर आप देखो तो एबोनाइट बिजली का इसलिए कुचालक है क्योंकि इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो 10⁻12 से 10⁻13 का होता है। वही जब हम बात करते हैं चांदी सिल्वर की जब बात करते हैं तो चांदी का रेसिस्टेंस होता है लगभग 1.6 × 10⁻−8। जब ये -8 है ना, तो ये बता रहा है कि इससे बहुत अच्छे तरीके से बिजली पास करेगी। और सबसे अधिक अच्छे तरीके से बिजली पास भी किससे करती है, तो वो चांदी से ही करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि इफ द लेंथ 12 ओम रेसिस्टेंस वायर इज डबल, ठीक है, यदि 12 ओम वाले एक प्रतिरोधक के तार की चौड़ाई को दुगनी कर दी जाती है, देन व्हाट विल बी द न्यू रेसिस्टेंस। तो बताइए कि जो नया रेसिस्टेंस है वो क्या होगा। अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू ρLA, जहां पर ए एरिया है और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो πr² होता है। ध्यान रखना है, एरिया बराबर πr² होता है। अभी क्या बोल रहा है कि ये आर तो सर दिया हुआ है 12, ठीक है, रो को आप रो ले लो, एल को आप एल ले लो, ए को आप πr² ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब ये बोल रहा है कि जब दोगुना कर दिया जाता है, किसको दोगुना कर दिया जाता है, तो आप देखो यहाँ पे लिखा है वायर इज डबल्ड, मतलब वायर मतलब उसके रेडियस को डबल कर दिया जाता है। तो चलिए लिखते हैं अगला सॉल्यूशन, जहाँ पे रेडियस को हम कर रहे हैं डबल। तो जब रेडियस डबल हो जाएगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 12 = ρ × L, पाई आर के जगह पे लिख देता हूँ 2r का होल स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा कि 12 जो है वो इक्वल है ρL/पाई इंटू ये 2r का होल स्क्वायर होता है 4πr²। तो ये 4 हो गया, ये पाई, ये r² हो गया। तो सर अगर आप देखोगे तो ये PL, मैं इसे एक अच्छे फ्रेश कर लेता हूँ, फिर से आप इसको समझ लो कैसे हो रहा है। तो बेसिकली अभी हमने निकाला, तो मैंने लिखा था यहाँ पर कि R जो है वो इक्वल होता है ρ × LA के, और जब मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू रख दी थी तो मेरा अभी R जो निकल गया था वो निकल गया था P × ρ। यहाँ पर एरिया का वैल्यू था पाई और मैंने लिखा था मैंने R के जगह पे लिख दिया था 4πr²। तो वो भी आपने पीछे अभी देखा, अगर नहीं समझ पाए तो आप पीछे थोड़ा वीडियो करके देख लीजिए। ये 4πr² हो जा रहा है। तो अभी क्या है कि ये 4πr² इसमें भी होगा और यहाँ भी अगर आप एक जगह पे चाहो तो R = ρL πr² तो लिख ही रहे हो। तो मतलब कि ये पूरा का पूरा टर्म इसमें और ये पूरा का पूरा टर्म इसमें बराबर है, केवल इसमें R = 12 है और इसमें क्या आ रहा है 1/4
4 आ रहा है। तो जब आप इस पूरे के वैल्यू को इसमें जाके रखोगे, मतलब सेकंड वाले इक्वेशन में जब आप रखोगे तो आपको मिलेगा R इज इक्वल टू 12 इंटू 1/4, और जब ये कटेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 3 ओम। तो यही है आपका सही जवाब। और अपनी ये वीडियो होती है यहाँ पर ख़त्म। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। धन्यवाद।